पहचान करें शारीरिक लक्षणों के आधार पर, तो हम प्रजातियों की बात करते हैं। जब हम उनकी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर उन्हें बांटें, तो वे कहलाती है जनजाति। प्रजाति जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में रेस शब्द प्रयुक्त होता है। उस रेस से प्रजाति शब्द, अब कहा जाता है कि रेस शब्द के लेकर कई प्रचलित है कि जो रेस वर्ड है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह फॉक्स ने 1570 में अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में किया। और कहा जाता है कि ये जो रेस शब्द है उसकी उत्पत्ति एक इटालियन वर्ड है रज्जा, RAZZA, रज्जा से मानी जाती है और उसका अर्थ होता है वंशानुक्रम, परिवार का वंशानुक्रम या नस्ल। तो हम कह सकते हैं कि जो रज्जा है उस रज्जा से ही इस रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि क्रॉबर्ट ने कहा कि इसमें जैविकीय एकता पाई जाती है। हेडन कहता है कि इनमें एक वर्ग विशेष की सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। ब्लांस ने कहा कि शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर एकता पाई जाती है। और ग्रिफिथ टेलर की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है कि जो प्रजाति है वो नस्ल को प्रदर्शित करती है, संस्कृति को नहीं। रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर, वो ब्रीड या नस्ल को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि वही कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रजाति शब्द का अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर में बहुत सारे जीन्स होते हैं, जीन्स जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये जो हमारे जीन्स हैं, उन जीन्स के साथ हमारे जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहते हैं। तो इन्हीं आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब विशेषताओं की बात करें कि हाँ, इतनी जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, परिभाषा वाले चैप्टर में चला देता हूँ। हमने परिचय के बारे में देखा था यहाँ पर कि होमोसेपियंस हैं और वातावरण के प्रभावों के कारण ये जो है मानव प्रजाति का अर्थ सामने निकलकर आता है कि मानव प्रजाति है वो किस प्रकार से कहलाती है। ये सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक नस्ल है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम द्वारा आगे से आगे चलती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रिफिथ टेलर ने अपनी जो बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसके बाद हमने देखा कि हम किस प्रकार से प्रजाति शब्द का गलत प्रयोग करते हैं। परिभाषाओं के आधार पर ये विभिन्न परिभाषाएं जो हमने पढ़ी, इन परिभाषाओं के आधार पर एक सामान्य सा अर्थ निकल कर आता है कि हम प्रजातियों का अर्थ क्या समझे। तो प्रजातियों का अर्थ क्या समझे, तो हम इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जो प्रजाति है वह जैविकीय अवधारणा है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका धर्म, भाषा, राष्ट्र, जाति से कोई संबंध नहीं है कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। प्रजाति प्रजाति आपको कहीं पर भी मिल सकती है। जैसे कि हम जनजाति की बात करें तो भील, अगर हम खोजें कि भील मीना गरासिया हमें अलास्का या ग्रीनलैंड में मिल जाएगी तो पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। या फिर वहां के जो एस्किमो हैं वो राजस्थान के रेगिस्तान रेगिस्तान में मिल जाएंगे। यहाँ तक है कि वो तो चलो क्लाइमेट अलग हो गया। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो बुशमैन है
वो थार के रेगिस्तान में मिल जाए, नहीं, वो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं। लेकिन जब हम प्रजाति की बात करते हैं तो प्रजाति जो है वह कहीं पर भी मिल सकती है। इस स्लाइड में ये जो मिस प्रिंट है इसे आप रेस पढ़े, नो की फेस। ठीक है, तो सबसे पहला पता चलता है हमें कि जो प्रजाति है वह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका धर्म, भाषा, राष्ट्र, जाति से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक जो प्रजाति होती है उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है, क्योंकि हमारा जो आधार है कि हम प्रजातियों का जो वर्गीकरण करेंगे तो वह आधार है उसकी शारीरिक विशेषताएं। तो जो शारीरिक विशेषताएं होती है उनके आधार पर हम इनकी पहचान करते हैं कि काले रंग कौन कौन से, जैसे प्रजातियों का वर्गीकरण कहते हैं ना कि नस्लवाद, जब हम नस्लवाद की बात करते हैं, रेसलिज्म, तो हम क्या करते हैं कि काले लोग एक तरफ हो जाओ, गोरे लोग एक तरफ हो जाओ, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं वो अलग हो जाओ, घुंघराले बाल वाले अलग हो जाओ। जब हम बात कर रहे हैं नस्लवाद, हम प्रजातीय विविधता की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रजाति है उनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं और उन्हीं के आधार पर उनकी पहचान होती है कि घुंघराले बाल है, रंग काला है, होठ बाहर की तरफ लटके हुए हैं या बाहर की तरफ मोटे मोटे निकले हुए हैं, तो हम कह सकते हैं ये अफ्रीका के, ये अफ्रीका के निग्रो है, क्योंकि हमने उनकी जो पहचान है वह उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं वो केवल अफ्रीका में रहते हैं, कतई नहीं। प्रजातीय शब्द जो है वो किसी स्थान विशेष के लिए नहीं दिया गया। जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो जनजाति जो है विशिष्ट क्षेत्रों में ही निवास करती है। प्रजातियां विश्व के किसी भी कोने में आपको मिल सकती हैं। इनकी जो पहचान है हम शारीरिक लक्षणों के आधार पर करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि श्वेत प्रजाति पढ़ेंगे, श्वेत प्रजाति जिसे काकेशियन कहा जाता है, ठीक है। अब इस श्वेत प्रजाति की क्या विशेषता है कि ये गोरे रंग के होंगे, इनके जो बाल होंगे वो सीधे होंगे, होठ पतले होंगे। जबकि हम निग्रो प्रजाति की बात करेंगे तो ये वो लोग होंगे जिनका रंग काला होगा, बाल घुंघराले होंगे और होठ मोटे होंगे। उन्हें हम निग्रो प्रजाति के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा और क्या पता चलता है इन परिभाषाओं के आधार पर कि प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं, शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न जो विशेषताएं होती हैं, वे वंशानुक्रमण यानी जो हेरिडिटी जो होती है उसके अनुसार वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। और पर्यावरण का प्रभाव इन शारीरिक लक्षणों पर नहीं पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव इन शारीरिक लक्षणों पर नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ है कि एक निग्रो जो नस्ल से ही काला है उसे आप अमेरिका भेज दीजिए और अमेरिका में वो सोचे आप कि वो गोरा हो जाएगा या उसके जो घुंघराले बाल है वो सीधे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होता तो जो नेल्सन मंडेला थे वो आपको एकदम श्वेत रंग के दिखाई देते। कहने का अर्थ ये है, या फिर हम बराक ओबामा का उदाहरण ले लेते, वो भी गोरा होता, वो ट्रम्प की तरफ गोरा नहीं था, वो काला था, क्योंकि उनकी जो प्रजाति है वो अलग है। तो और ये जो गुण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता कि ठंडे वातावरण में रहेंगे तो ये गोरे हो जाएंगे या इनके बाल सीधे हो जाएंगे, या जो गोरे लोग हैं वो अफ्रीका में जाएंगे तो वो निग्रो के समान दिखने लग जाएंगे, एकदम काले होठ उनके लटकने लग जाएंगे, बाल उनके जो सीधे थे वो घुंघराले हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो व्यक्ति एक प्रजाति में जन्म लेता है जीवन भर
उसी प्रजाति का वो सदस्य वो बना रहता। इसके अलावा कि जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने प्रजातियों का निर्धारण किया है, वे मनुष्य के एक बड़े समूह में होने चाहिए, न कि गिने चुने लोगों में। 4 लोग विश्व में मिल जाते हैं कि ये अलग, कुछ अलग है, दूसरों से अलग है, तो हम उन्हें प्रजातियों में नहीं रख सकते। प्रजाति के लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ा समूह हो, जिनमें या उस प्रकार के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में विश्व में पाए जाते हो, तभी हम उसको प्रजाति के अंतर्गत रखेंगे। तो आज तक जितने भी जो इस प्रकार के जो प्रजाति समूह मिले हैं, उनका जो विभाजन किया है, उन विभाजन को हम पढ़ेंगे आगे कि क्या विशेषताएं और किस प्रकार से पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रजाति की विशुद्धता और निरंतरता को बनाए रखने वाला तत्व जो है, वह है अंतरजातीय अंतर्विवाह। कि वह प्रजाति विशुद्ध रूप से वैसी ही बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस प्रजातियों के जो दंपति है, उनका विवाह एक ही प्रजाति में हो। यानी जिस प्रजाति में वो रहते हैं, उसी में ही अंतर्विवाह हो। अंतरजातीय विवाह अगर होगा तो प्रजातियों का मिश्रण हो जाएगा। 2 अलग-अलग प्रजातियों के गुण उनके आने वाली संततियों में देखने को मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि प्रजाति की विशुद्धता बनी रहे, या निरंतर वही प्रजाति बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस प्रजाति के विवाह संबंध उसी ही प्रजाति के अंतर्गत बने रहे। प्रजाति अपनी ही प्रजाति के सदस्य से विवाह करने की नीति अपनाती है, और इसी नीति के कारण प्रजातियों का मिश्रण होने की संभावनाओं को कम किया जाता है। अगर अंतरजातीय विवाह, अंतर प्रजातीय विवाह होंगे, तो प्रजातियों के मिश्रण होंगे। उनके शारीरिक जो संरचना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें मिलती आ रही है, उसमें बदलाव आएंगे। यानी एक ऐसा गोरा व्यक्ति मिलेगा जिसके बाल घुंघराले हैं और होठ जो है बाहर की ओर लटके हुए, तो उसमें निग्रो के भी लक्षण हैं, और काकेशियन जिसे हम श्वेत प्रजाति कहते हैं, उनके भी लक्षण हैं। तो वो एक संकर प्रजाति के रूप में देखी जाएगी। संकर यानी हाइब्रिड जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रजातियों का मिश्रण भी हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि प्रजातियों का जो है किस प्रकार से उद्भव और विकास होता है और किस प्रकार से चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनका जो उद्भव और विकास किस प्रकार से होता है। उद्भव और विकास के अंतर्गत हम कई ऐसी चीजें देखेंगे कि व्यक्ति को, हम ऐसा एक उदाहरण ले लेते हैं कि सबसे पहला हम उत्परिवर्तन लेते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि एक गोरे रंग का जो माता पिता है, उनकी संतानें जो होती हैं वह काली हो जाती है, ठीक है। और यदि ये कालापन पीढ़ियों तक बना रहता है, तो आने वाले वर्षों में वह एक प्रजाति बन जाएगी। तो उनकी जो संतानें होगी वो पूरी की पूरी काली ही देखने को मिलेगी। इसे हम उत्परिवर्तन, हुगो डी वीज नाम सुना होगा कि उन्होंने उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था, उसको हम समझते हैं। इसको हम अलग अलग पॉइंट्स के अंदर समझते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है देखते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रजाति का व्याख्यान करते हुए हमने ये शायद पढ़ाया नहीं, मैं इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि प्रजाति या रेस का अर्थ इस प्रकार के मानव वर्ग से है जिस वर्ग के सभी मनुष्य की शारीरिक रचना के कुछ बाहरी लक्षण, जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, सिर की लंबाई चौड़ाई, बालों की आकृति, नेत्र की आकृति, रंग, होठों की मोटाई, नाक का चपटापन या नुकीलापन इत्यादि समान हो, तथा उनके रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप भी एक हो,
उन्हें हम प्रजातियों की श्रेणी में रखते हैं। समान प्रकार के शारीरिक लक्षणों, समान शारीरिक लक्षण जो हमने ये शारीरिक लक्षण बताए, और रक्त गुणों, ब्लड ग्रुप भी सेम लगभग लगभग को वाले मानव वर्ग को आगामी संतति में वैसे ही शारीरिक लक्षण और रक्त गुण बहुत सी पीढ़ियों तक चले जाते हैं। दादा परदादा 3 4 6 पीढ़ियों तक वही जैसा रंग, वैसे ही हाइट, वैसे ही बाल, तो हम उसे एक प्रजाति के रूप में गिने। ये विशेषताएं शरीर के जिन अवयवों द्वारा आगे चलती हैं उसे हम जीन कहते हैं। जीन ही पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं जीन के कारण मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क बनते हैं। प्रजाति शब्द की व्याख्या करते समय हम किन बातों को ध्यान में रखते हैं, या किस बात का ध्यान चाहिए कि नरवंश या मानव जाति की जो प्रजाति है वह कोई कबीला नहीं है, वो कोई जनजाति नहीं है। रेस इज नॉट ए ट्राइब। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं कि इनका जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। हम या कोई विद्वान कहते हैं कि मानव जो है वो बंदरों की संतान है, और धीरे धीरे विकास के साथ 4 पैरों पर जो चलने वाला जो वन मानुष था वो धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगा, और उसने मानव का रूप धारण कर लिया। और जो मानव सबसे पहले मानव बना उसे होमो सेपियंस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानव का विकास हुआ। फिर हम बात करते हैं कि ये जो प्रजातीय भिन्नता कैसे उत्पन्न हुई, तो उसके कौन कौन से कारक थे। तो उनके कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन कहा जाता है कि समय समय पर जो पृथ्वी पर जो जलवायु है वो परिवर्तन होती रही। जब मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युग में हुआ था, तब उसके ऊपर ऐसी ही प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण था। वो पूर्णतः, हमने कहा जिस प्रकार से हमने प्राकृतिकवाद को पढ़ा या नियतिवाद को पढ़ा, तो हमने देखा है कि वो प्राकृतिक तत्वों पर पूर्णतः आश्रित था। वो मोम का पुतला था, और वो मोम का पुतला होकर पृथ्वी के अनुसार, प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने को आपको ढाल रहा था। तो ये जो शक्तियां हैं वो मानव के साथ साथ पशुओं के विकास को भी नियंत्रित करती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जलवायु। अब जलवायु ने क्या परिवर्तन किए कि वह एक प्रजाति बन गई, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली तो है। कहा जाता है कि जितनी भी जो प्रजातियां हैं उन सभी का जो जन्म हुआ है वो मध्य एशिया में हुआ। मध्य एशिया, जहां पर हमने एक प्रजाति या जनजाति, जहां पर हमने एक जनजाति को पढ़ा, किर्गिज। वो किर्गिज वाला जो इलाका है वहां पर सभी जनजातियों का विकास हुआ। और उस समय जलवायु काफी गर्म थी, और वहां पर एक स्टेपी प्रदेश था। स्टेपी प्रदेश यानी घास ज्यादा और वनों की संख्या कम। उसके उत्तर की तरफ जाते हैं, यानी जो यूरोप का ऊपर रूस वाला हिस्सा, वहां पर तो थे जंगल, और दक्षिण की तरफ पहले आता था रेगिस्तान, और उसके बाद फिर जंगल आता। जब आदिम लोग जो थे हमारे, वो सारे के सारे शिकारी थे, और जंगली पशुओं और जंगली फलों पर निर्भर रहकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जब हिम युग आया, हिम युग यानी ऊपर वाला जो आर्कटिक महासागर है, उससे बर्फ जमते जमते रूस तक पहुंच गई, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो जो लोग मध्य एशिया में रह रहे थे वो धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक गए।
क्योंकि बर्फ में जीना आसान नहीं था, तो उसने अपनी जगह को चेंज किया। इसको हम देखो समझते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि मध्य एशिया में ग्लोब का ठीक बीच वाला हिस्सा बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर है हमारा मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया है, और मध्य एशिया में ये निवास यहाँ पर है आपका हिम वाला क्षेत्र, और यहाँ पर भी है हिम वाला क्षेत्र। जब आइस एज शुरू हुई, तो आइस एज के दिनों में क्या हुआ, इस तरफ जैसे जैसे आइस एज बढ़ती गई या हिम युग आया, तो ये जो जनजाति है जो यहाँ पर रहती थी, ये जनजाति धीरे धीरे कहाँ पर, दक्षिण की तरफ आगे आगे बढ़, पीछे पीछे ये आगे आगे सरकते गए। कि जब जलवायु में परिवर्तन होते हैं, तो जलवायु में परिवर्तन होने के साथ साथ मनुष्य ने अपनी जगह में बदलाव किया है। तो जलवायु में बदलाव होने के कारण जो जलवायु ज्यादातर तो जलवायु जैसे ही सामान्य हुई वो वापस लौट गए, लेकिन कुछ जो है वही ठहर गए। तो जो ठहर गए उनके अंदर काफी परिवर्तन आए, और जो ठहर गए वो कबीलों के रूप में, ट्राइब्स के रूप में वही रह गए। तेज गर्मी और धूप के कारण उनकी जो त्वचा का रंग है वो काला होने लगा, और यही से कहा जाता है कि प्रजातीय भिन्नता शुरू हो गई। जो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे वह तो रह गए गोरे, और जो इस जलवायु परिवर्तन के साथ जो दक्षिण की तरफ आ गए थे उनका रंग रह गया गोरा। यानी जो उष्ण कटिबंधीय यानी अफ्रीका के आसपास, हमने यूरोप की बात की थी कि वो ऊपर से उठते हुए नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ बढ़े, तो जो दक्षिण की तरफ आए तो उनकी तेज धूप और तेज गर्मी के कारण त्वचा का रंग काला, लंबे हो गए सिर, मोटे हो गए होठ, और जो मध्य एशिया में रहे जिसे किर्गिज हमने पढ़ा, वो लोग हैं वो रह गए गोरे, और सिर उनका रह गया चौड़ा। तो जलवायु का जो प्रभाव है वो त्वचा के रंग पर पड़ता है, और उसी के कारण ये लाखों वर्षों के बाद जहां पर सूर्य ताप अधिक पड़ता है वहां पर रहने वाले सभी लोगों का त्वचा का रंग काला ही हो गया। तो जो निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट जो है, उनके जो अलग अलग गुण हैं वो इस प्रकार से विकसित हुए, और जो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे तो वहां पर उनका रंग जो है वो श्वेत रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग 5 बार हुई हिम युग आया। इस 5 बार हिम युग आने के कारण इस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हुए, और जलवायु में परिवर्तन होने के बाद हर बार एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जो माइग्रेट हुए। तो माइग्रेट होने के कारण उनमें इस प्रकार की शारीरिक संरचनाओं में बदलाव आए। तो यही कुछ कारण है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि प्रजातियों का निर्माण हुआ। दूसरा जो है वो है छांट या जैविक परिवर्तन, सेलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन। ये क्या होता है, हमने पढ़ा है कि किसी प्रजाति के जो मूल शारीरिक लक्षण होते हैं वह उसके वंश तत्वों यानी उसकी जो जीन्स होते हैं उसमें मिल जाते हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उसमें वो जारी रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक मानव के जो लक्षण होते हैं यानी ट्रेड्स जो होते हैं वो प्राकृतिक छांट यानी सेलेक्शन द्वारा परिवर्तित होते हैं। जब कोई मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है, प्रवास करता है, तो उसके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती, और जो इन समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है उसे पीछे छोड़ दिया जाता है, और बाकी के जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब बहुत लंबे समय तक ये प्रवास करते हैं तो इस कारण उनके जो जीन्स है उन जीन्स में
परिवर्तन आ जाता है। कैसे? कि जैसे कि शिकार और जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य ने अपना मूल स्थान छोड़ा और हजारों मील दूर पहुंच गया। ऐसे वातावरण में पहुंच गया जहां पर या जिस स्थान से वो आया है वहां पर उस प्रकार का वातावरण नहीं था। तो उसने अपने आप में चेंजेस लाए। चेंजेस किस प्रकार से? कि वह पहले गर्म वातावरण के क्षेत्रों में रहता था, आज वो ठंडे क्षेत्रों में रहने अपने आप में परिवर्तन लाए। परिवर्तन लाए यानी वो ठंड में रहने के लिए अपने आप को काबिल मानने लगे कि अब किसी प्रकार की, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कितनी भी गर्मी पड़ जाए उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती थी। अब उन्होंने अपने ऐसे जीन्स में परिवर्तन लाए हैं कि कितनी भी ठंड पड़ जाए उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी जो संतानें हैं आने वाली, वे भी इसी प्रकार के वातावरण में रहने योग्य बनने लगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो जैविक परिवर्तन है वो चेंज होते गए। किस प्रकार से चेंज होते गए? पहली वाली लाइन हम पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन का मुख्य कारण प्रवास। प्रवास क्यों है? जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। एक विशाल मानव वर्ग में कई प्रकार के स्वभाव और बुद्धि बल के मनुष्य पाए जाते हैं। जब मानव वर्ग प्रवास करता है तो मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां, बाधाएं और खतरे आते हैं। वे कमजोर व्यक्ति को छोड़ देते हैं और दूसरों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इस कारण दीर्घकालीन जो प्रवास होता है, प्रोलॉन्ग माइग्रेशन होता है, उनके द्वारा शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मेडिटेरियन प्रजाति की अगर बात करें तो वह मेडिटेरियन भूमध्य सागर के आसपास रहने वाली जो प्रजाति है वह प्रवास करके उत्तरी अमेरिका पहुंच गई, एशिया, पोलिनेशिया, और वहां पर रहने के बाद उनके शारीरिक लक्षणों और निसर्गों में कुछ परिवर्तन आ गए कि वो आसानी से, मेडिटेरियन प्रजाति ऐसी है कि वहां पर रोज बारिश होती है और रोज वहां पर तेज गर्मी पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पहुंच गए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है या फिर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने आप को वहां के अनुकूल बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो छांट और बायोलॉजिकल या म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो चीज हमारे काम नहीं आती है हम छोड़ देते हैं। जैसे कि सांप का वाला उदाहरण दिया था मैंने कि जो सांप है उसके पैर थे लेकिन काम में नहीं आते थे, इसलिए छोड़। आने वाली पीढ़ियों में जो सांप जन्म लेते हैं उनके जन्म से ही पांव नहीं होते। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन आता रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रजातियों में वर्गीकरण के क्या कारण है? नेक्स्ट है ग्रंथि रस का प्रभाव। तो जलवायु जो होता है उसका प्रभाव शरीर में से निकलने वाले जो रस होते हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां, उस पर पड़ता है। जो हार्मोन्स निकालते हैं उन ग्रंथियों में यानी कुछ ग्लैंड्स होती है जिसमें से कुछ रासायनिक तत्व या हार्मोन्स निकलते हैं। तो इन हार्मोन्स के कारण भी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि हम पीयूष ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो पाई जाती है यहाँ पर आंख के ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसी प्रकार से थायराइड तथा गुर्दों के पास पाई जाने वाली एडिनल, ये हमारे गुर्दों के पास एडिनल यहाँ पर पाई जाती है। थायराइड, यहाँ पर थाइमस, यहाँ पर पैंक्रियाज, ये है पीनियल और ये पिट्यूटरी। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब इन हार्मोन्स की रिलीज करने का एक निश्चित तरीका होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। कई ऐसे कारण हैं, जिस प्रकार से हमने कहा कि अगर पीयूष ग्रंथि अगर बहुत ज्यादा विकसित हो जाए, पिट्यूटरी ये वाली, तो ये बहुत ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज कर ले जो ठोडी
जानते हैं अच्छी तरह का, आगे वाला जो हिस्सा होता है ठोडी, नाक और भौं यानी बोज काफी बड़े हो जाते हैं। एड्रिनल की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि का जो प्रभाव है वो त्वचा के रंग पर पड़ता है। तो इस प्रकार से इन ग्रंथियों में से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वे भी काफी हद तक तय करते हैं कि हमारी त्वचा का रंग क्या होगा, हमारी हाइट क्या सर होगी। इंडिया में भी ये सर इंडिया में भी एक ऐसा इंसान है ना जिससे ना मतलब पीयूष ग्रंथि उसके मतलब उसका हार्मोन ज्यादा ही हो गया, जैसे खली की थोड़ी बाहर निकली हुई है। हाँ, वो हार्मोन्स का कईयों पर फर्क पड़ता है। कईयों पर फर्क ऐसा पड़ता है जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन ग्रंथियों के प्रभाव से किसी की गर्दन, थायराइड की प्रॉब्लम देख लीजिए आप, गर्दन पर असर सीधा दिखाई देता है। किसी का सिर का विकास ज्यादा हो गया, हाइट बिल्कुल कम रह गई। कुछ ऐसे मिलेंगे जिसका कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसके आधार पर उनका विभाजन होता है। तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिक जो चेंजेस आते हैं वो इनमें देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर थायराइड ग्रंथि अगर छोटी रह जाती है, विकसित नहीं हो जाती है, या उसका जो अंदर से जो हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, तो मनुष्य का कद काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, नाक और बाल बहुत अविकसित हो जाते हैं, चेहरा एकदम सपाट रहता है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हमें मंगोल प्रजाति के मनुष्यों में मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों में थायराइड ग्रंथि जो है वो काफी वहां पर चेंजेस ला रही है। अब ये थायराइड जो ग्रंथि है वो डायरेक्टली जलवायु पर निर्भर रहेगी, हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं वो भी तय करती है कि किस प्रकार की प्रजाति रहेगी, उसमें शारीरिक जो लक्षण पाए जाएंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे। तो थायराइड ग्रंथि के आधार पर या फिर मंगोल प्रजाति की बात करें तो अफ्रीका की पिग्मी जो है हाइट कम है, हॉटेंटॉट, ये भी वहीं पर पिग्मी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली प्रजाति है। तो ये भी आपको कह सकते हैं कि छोटे कद की मिलेगी। तो ग्रंथि रसों का जो है वो प्रभाव या हार्मोन्स का जो प्रभाव है वह मानव जाति पर पड़ता है, और इसी के कारण किसी प्रजाति के सिर चौड़े मिलते हैं और सीधे बाल मिलते हैं। जैसे कि अल्पाइन की बात करें या मंगोलाइड की बात करें, मेडिटेरियन की बात करें, तो जो भी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है उसके पीछे काफी हद तक इन ग्रंथि रस का प्रभाव होता है और ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रजातीय मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। जब प्रवास करती हैं ये प्रजातियां, प्रवास क्यों करती हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। किसी आक्रमण के कारण उन्हें उस मूल स्थान को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि विविध प्रजातियों का जो उद्भव है वो मध्य एशिया से हुआ, लेकिन अभी जो प्रजातियां मिलती हैं वो विश्व के अलग अलग कोने पर मिलती हैं। हम एक जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी को पढ़ेंगे। जॉन एंड स्ट्रेटा जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा, उस जॉन एंड स्ट्रेटा में हम देखेंगे कि हमने कहा कि मध्य एशिया यानी विश्व की जनजातियां यहाँ पर विकसित हुई। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई दूसरी जनजाति आई तो ईसोन इन जो दूसरी जनजाति आई उन्होंने क्या किया, इस जनजातियों को इधर फेंका बाहर। ठीक है, तो उस मूल स्थान को वो छोड़कर विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंच गई। यहाँ जो रहते थे वो पहले यहाँ पर आ गए, जैसे कि इस स्थान पर ए पर आए, ए पर आए तो दूसरी जनजाति और आई, उन्होंने इसको बी पर धकेल दिया। बी पर रहने लगे तो कुछ और आए, उन्होंने इसको सी पर धकेल दिया। तो ऐसे ऐसे उनका माइग्रेशन होता गया। इससे हमें ये एक चीज और पता चलती है कि वे जनजातियां जो विश्व के सबसे बाहरी कोनों पर मिलती है। तो विश्व के बाहरी कोनों पर कौन सी प्रजाति मिलती है, कोई बताएगा मुझे? जो अंतिम छोर पर मिलती है, ऐसी कोई है आपको ध्यान में जनजाति जो अंतिम कौर पर रहती है? एस्किमो, सैमोइड्स, वो प्रजातियां हैं, वो सबसे पुरानी है। जो सबसे पुरानी होगी वही सबसे बाहर की ओर धकेली जाएगी, क्योंकि लाइन में जो सबसे आगे है उसको अगर धक्का देते 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 सब उसको सबसे पीछे ले जाएंगे। तो सबसे लास्ट में जो रहती है या विश्व के उन कोनों में जो बाहरी भागों में रहते हैं वहां पर जनजातियां मिलेगी, वो आपको सबसे पुरानी वाली मिलेगी। मीटिंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले
मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो प्रजातीय मिश्रण जो होता है, तो उपनिवेश वसाने या दूसरी प्रजातियों के संपर्क में आने के कारण जब विवाह संबंध स्थापित होते हैं, तो नई मिक्स प्रजातियों का विकास होता है। काली और गौरी प्रजातियों के मिश्रण से कई ऐसी जनजातियां विकसित हुई हैं। ये भी एक कारण है कि जनजाति विशेषताएं देखने को मिलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद फॉर्म आपको मिल जाएगा लिंक, तो वहां पर आप क्लिक करके अटेंडेंस भर दीजिएगा।